हेलो दोस्तों। तो भाई एक बार फिर से वेलकम है आपका आज की इस क्लास के अंदर। लास्ट क्लास में हम चंडीगढ़ जेबीटी का प्रीवियस ईयर पेपर जो जनवरी 2019 में हुआ था उसे डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने 91 से लेके 102 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज की क्लास में हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने चंडीगढ़ जेबीटी की प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो उसके लिए आप इस वीडियो के नीचे चेक करें, आपको प्रीवियस क्लासेस का लिंक मिलेगा। ठीक है, तो वहां से आप उनको देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, अ मैन रोज अपस्ट्रीम 12 किलोमीटर एंड डाउनस्ट्रीम 28 किलोमीटर टेकिंग 5 hours ईच टाइम। द वेलोसिटी ऑफ वाटर करंट इन किलोमीटर पर आवर इज। कह रहे हैं कि एक पुरुष है जो 5 घंटे में 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 28 किलोमीटर धारा की दिशा में नौका चलाता है, तो पानी की धारा का वेग क्या होगा किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये जो क्वेश्चन है आपका वो बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा टॉपिक का है, जिसके लिए आप छोटा सा कंसेप्ट याद रखिएगा। यहां पे जो नाव की स्पीड है उसे आपने x कंसीडर करना है, और जो पानी यानी कि स्ट्रीम की स्पीड है उसे आपने y कंसीडर करना है। ठीक है, इसके साथ साथ धारा की दिशा में जो नाव की चाल होगी, धारा की दिशा में देखिए नाव की चाल तो x है, लेकिन पानी की डायरेक्शन में जो नाव की चाल होगी जिसे आप इंग्लिश में डाउन स्ट्रीम बोलेंगे, वो आपने लेनी है x प्लस वाई। यानी कि इस टाइम पे नाव तो चली रही है, साथ के साथ पानी भी चल रहा है, इसलिए धारा की दिशा में जो नाव की स्पीड है वो कैसी है, x प्लस वाई। और धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में जिसे आप बोलते हैं अपस्ट्रीम, जो स्पीड है वो आपने लेनी है x माइनस वाई। ठीक है भाई, अब ये ऐसा क्यों हुआ इसको थोड़ा सा समझा देता हूं। देखो बिल्कुल प्रैक्टिकल सी बात है। मान लो कोई नदी बह रही है और उसके अंदर एक तैराक यानी कि स्विमर जो है वो तैर रहा है, तो आप देखिएगा जिस डायरेक्शन में नदी बह रही है, अगर वो तैराक भी उसी डायरेक्शन में तैरता है तो ये दोनों स्पीड क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। मतलब तैरने की स्पीड जो है वो उसकी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि पानी भी उधर ही बह रहा है और वो भी उसी डायरेक्शन में तैर रहा है। ठीक है, इसलिए दोनों स्पीड को क्या करना है, प्लस करना है। ठीक, अगर नदी इधर बह रही है और वो जो तैराक है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, अगर स्विमर अपोजिट डायरेक्शन में तैर रहा है, तो आप देखो उसकी स्पीड जो है वो अब घट जाएगी। क्यों? क्योंकि पानी के अगेंस्ट उसको जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में उसकी स्पीड घट जाएगी, यानी कि उसको लेना है x माइनस वाई। सेम कंसेप्ट आपका नाव और पानी पर अप्लाई होता है जैसा कि स्विमर पे और उस नदी पे अप्लाई हो रहा था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये x प्लस वाई और x माइनस वाई आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि पुरुष 5 घंटे में 12 किलोमीटर धारा के अपोजिट तैरता है, प्रतिकूल दिशा में। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे हमारे पास दूरी भी है और समय भी है, जिसका इस्तेमाल हम करके यहां पे क्या निकाल सकते हैं, चाल। यानी कि स्पीड जो होगी वो होगी डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, मेन फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम, यानी कि दूरी होती है चाल गुना में समय। ये फॉर्मूला है जो इसके अंदर अप्लाई होता है, लेकिन हमें स्पीड चाहिए थी तो टाइम से हमने डिस्टेंस को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास दूरी है 12 किलोमीटर और समय है 5 घंटे। ठीक है, दूरी 12 और समय 5 घंटे, और ये जो यहां पे स्पीड है वो कैसी है, धारा के प्रतिकूल यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में मैंने कहा था स्पीड कैसी होती है, x माइनस वाई। ठीक है, तो 12 को जो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 2.4 आएगा। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक। फिर कह रहे हैं कि 28 किलोमीटर वो धारा की दिशा में नाव चलाता है, तो धारा की दिशा में स्पीड कैसी होगी, पानी के डायरेक्शन में जो स्पीड होगी नाव की x प्लस वाई लेनी है। और कितने किलोमीटर कवर किया उसने, 28 किलोमीटर। कितने घंटे में, 5 घंटे में। दोनों बार टाइम जो है वो 5-5 घंटे का था, इधर भी 5 घंटे लगे, इधर भी। और दिख भी रहा है यहाँ पे कि यहाँ 5 घंटे में केवल 12 किलोमीटर दूर गई नाव, और यहाँ 5 घंटे में केवल 28, केवल नहीं, केवल तो ये था, यहाँ तो ज्यादा दूर जा रही है। ठीक है, तो 28 ज्यादा डिस्टेंस कवर हुआ ना, क्यों? क्योंकि ये पानी की बहाव के साथ जा रही है इसमें। ठीक है, तो 5 पंजे 25, 5 छीके 30, तो 5.6 आ गया।
तो अब इसके बाद यहाँ पे दो इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं, जिसमें से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, पानी की वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमें y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशंस को आप सोल्व करेंगे। आपको बता दूं, यहां अगर x की वैल्यू आपको निकालनी पड़े, ध्यान रखना मैथमेटिक्स में कहीं पर भी एक इक्वेशन प्लस की और एक इक्वेशन माइनस की दिखे, जिसमें कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए ये 2x लिखा हो, कोफिशिएंट मतलब जो इसके साथ लिखा है वो नहीं होना चाहिए, यानी कि वो 1 ही होना चाहिए। तो एक ऐसी सिंपल प्लस की और एक ऐसी सिंपल माइनस की हो, तो x की वैल्यू के लिए आप दोनों को ऐड कर दें, 5.6 प्लस 2.4 और इसको डिवाइड कर दे 2 से, तो आपको नाव की स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कितनी मिलेगी, 4 किलोमीटर पर आवर। देखो इनको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 8/2 करेंगे तो 4 बनेगा। और पानी की स्पीड के लिए आपने क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है। ये क्यों ऐसा हो रहा है इसके बारे में बताऊंगा, अभी फिलहाल रट्टे नहीं मारने कहीं पर भी। तो y की पूछी थी तो आपको सीधा ये काम करना था, इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने बता दिया इन केस अगर ये भी पूछता तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, दिस इज 3.2 डिवाइड बाई 2, तो दिस इज 1.6 किलोमीटर पर आवर, 1.6 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि यहाँ फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, क्योंकि जो भी आंसर है वो मिक्स फ्रैक्शन में है। तो 3.2/2 अगर हम करेंगे तो इसको सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं लिखा हुआ। तो आप क्या करें, इसका पॉइंट हटा के नीचे क्या लगा दें, 10 लगा दें, काट दें, 2 से काटेंगे 16 पे, 2 8 16, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 1 पे गया, शेष बचा 3, तो 1 सही 3/5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा आंसर होगा, जो कि लिखा है ऑप्शन नंबर डी के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा जवाब है। तो इस तरीके से करना है। तो अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये यहाँ पे ये x के लिए प्लस और y के लिए माइनस क्यों किया, थोड़ा सा सुन लो। ठीक है, लेकिन याद रखना ऐसा पूरे मैथमेटिक्स में कहीं भाई दो इक्वेशन प्लस और माइनस की हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। हमारी पहली इक्वेशन x प्लस वाई थी 5.6 और दूसरी x माइनस वाई थी 2.4 के बराबर। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इन दोनों को ऐड करूंगा तो y से y कट जाएगा। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो यहां बनेगा 2x और यहां बनेगा इन दोनों को ऐड करके 6 और 4 10, 5 2 7 और 1 8, 8.0 यानी कि 8 बना। तो x की वैल्यू क्या आई, 8/2, और देखो यही मैंने आपको बताया था इस पहले स्टेप के अंदर। ठीक है जब आप y की वैल्यू निकाल लेंगे तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, इन दोनों को आप माइनस करेंगे। जैसे आप माइनस करेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं, यानी कि ये प्लस का था अब ये माइनस हो गया, ये माइनस से प्लस हो गया और ये भी माइनस हो गया। तो ये अब की बार कटेंगे, y और y कितना बनेगा, 2y, और इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो इट बिकम्स 3.2। ये दोनों को माइनस करके आया, इसलिए मैंने कहा था यहाँ पे इन दोनों को माइनस करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये 2 से डिवाइड करेंगे तो यही बात आपकी आ जाएगी। तो इस तरह से आप इसको थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। When the hands of a clock show 5 o'clock, the angle between them is, कह रहे जब घड़ी की सुइयां 5 बजा रही होती हैं तो उनके बीच में कौन सा कोण होता है। तो देखो भाई, ये एंगल जब आपको निकालना पड़े तो इसके लिए आप इस फॉर्मूले को याद रखना। ये फॉर्मूला जो है दिस इज 30h माइनस 11/2m, जहां पे S स्टैंड फॉर आर यानी कि घंटे को शो कर रहा है एंड M स्टैंड फॉर मिनट, यानी कि जो भी क्वेश्चन है मिनट की वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में तो दे ही नहीं रखी। जैसे मान लो क्वेश्चन में आपसे पूछता कि 1:30 पर जो एंगल होगा वो कितना होगा, तो R 1 घंटा और मिनट जो है वो 30। ठीक है, तो इस तरीके से आपने लेना है। तो यहां क्वेश्चन में 5 बजे आपसे पूछ रहा है, तो 5 बजे का मतलब जो R है वो 5 है और मिनट यहां पर है ही नहीं, तो ये जो सेकंड पोर्शन है ये आएगा ही नहीं, मिनट तो है ही नहीं ना। 5 बजे मिनट कितनी होती, मिनट तो 0 होंगी 5 बजे में, तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा। तो 30 पंजे 150 डिग्री यानी कि 150 डिग्री जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। क्लियर है यहां तक बात। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये फॉर्मूला याद रखना भाई, इससे ही आपके मोस्टली क्वेश्चन इस तरीके के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a race of 600 meter, A can beat B by 60 meter and in the race of 500 meter,
B can beat C by 50 meter, by how many meters will A beat C in race of 400 मीटर। कह रहे हैं कि एक 600 मीटर की दौड़ में A जो है वो B को 60 मीटर से हरा देता है और 500 मीटर की रेस में B C को 50 मीटर से हरा देता है। तो बोल रहा है कि 400 मीटर की दौड़ में A C को कितने मीटर से हराएगा। तो ये जो क्वेश्चन है आपका रेस चैप्टर का क्वेश्चन है, जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के बाद ही पढ़ाया जाता है आपको। क्लियर है। क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 600 मीटर की दौड़ थी, उसमें ए और बी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इनका हम रेशियो ले लेंगे, इससे थोड़ा सा इजी पड़ेगा। आप मुझे बताइए दौड़ थी 600 मीटर की और ए ने हराया है बी को 60 मीटर से, इसका मतलब ए अगर 600 मीटर कवर कर गया तो बी 60 मीटर से हारा, यानी कि बी जो है वो अभी पूरी दौड़ नहीं कर पाया, वो तो पीछे रह गया। कितने पीछे? 60 मीटर, यानी कि उसने 540 मीटर तय किया। क्या ये बात समझ में आई? देखो जैसे ये दोनों दौड़े, ये जीत गया, ए जीत गया, दौड़ 600 मीटर की थी, इसका मतलब ये तो 600 मीटर पूरा दौड़ा, और जो बी है वो 60 मीटर से हार गया, इसका मतलब वो अभी 60 मीटर पीछे है, क्योंकि ये जीत गया वो 60 मीटर पीछे है। तो 600 में से 60 माइनस करेंगे तो ये 540 आ जाएगा। आप रेशियो बनाएंगे तो आप देखो यहां पे काटूंगा तो 6 धाया 60 और 6 निम्न 54, यानी कि रेशियो आया 10:9। क्लियर है बात समझ में? फिर कह रहा है कि 500 मीटर की रेस में बी ने सी को हराया 50 मीटर से। अब 500 मीटर की रेस में बी और सी दौड़ रहे हैं, बी ने सी को हरा दिया। पहली बात तो बी ने हराया है, बी इसका मतलब 500 मीटर पूरा दौड़ के गया, ठीक है। और कितनी दूरी से हराया? 50 मीटर से, इसका मतलब सी ने 450 मीटर कवर किया। क्या ये बात समझ में? ठीक है। तो जैसे ऊपर समझाया था वैसे ही है, तो काट दो 5 धाया 50, 5 में 45, तो ये भी कितना आ रहा है? 10:9। क्लियर है यहां तक बात समझ में? अब यहां देखिएगा इस रेशियो के अंदर ये बी यहां भी है और ये बी यहां भी है, यानी कि बी दोनों जगह सेम है। इसमें तो बी दौड़ रहा है 9 और इसमें दौड़ रहा है बी 10, तो यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ है। जब बंदा सेम है तो फिर वो दौड़ा भी सेम है, इसको आपने सेम करना है यहां बेसिकली, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको सेम करूंगा तो आप देखिएगा यहां पे ये 9 है ये 10 है, तो आप एक काम करें इस 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और इस 9 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें। मैंने क्या किया मैं फिर से बता रहा हूं, जिसको सेम करना है उसी को आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं और इसी चीज को आप इसी के साथ, जैसे इसको 10 गुना किया तो इसको भी 10 गुना करेंगे, ठीक है। ये दोनों के साथ इसीलिए लिखा मैंने। तो अब ये क्या बनेगा? 10 गुना 10 100 और 10 गुना 9 90। सिमिलरली 9 गुना 10 90 और 9 गुना 9 81। ठीक है भाई, क्लियर है? तो यहां से आप देख पा रहे होंगे क्या कि ऊपर में भी 90 भाग रहे हैं, नीचे में भी 90 भाग रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें सेम करना था। तो यहां से ये जो डिस्टेंस का रेशियो है ए बी और सी का, वो कितना आ रहा है? 100, 90 और 81, ठीक है। तो जितनी देर में ये 100 भागेगा उतनी देर में ये 90 भागेगा और ये उतनी देर में 81 भागेगा। तो बात यहां पर हो रही थी कि 400 मीटर की जो दौड़ है उसमें ए जो है वो सी को कितने मीटर से हराएगा। तो 400 मीटर की दौड़ करानी है तो भाई ए को 400 मीटर दौड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 गुना। तो इसका 4 गुना कर, भाई देखो यहाँ ये 100 मीटर दौड़ रहा है तब ये 81 दौड़ेगा, लेकिन ये 400 मीटर की दौड़ है तो ये जब 400 दौड़ेगा तो इसका 4 गुना किया तो इसका भी 4 गुना कर दो, तो ये दौड़ेगा 324 किलोमीटर बोल रहा हूं, सॉरी मीटर। ये 400 मीटर दौड़ेगा तो ये 324 मीटर दौड़ेगा। तो मुझे बताओ इसने इसको कितनी दूरी से हराया? तो तुम कहोगे इसने हरा दिया 76 मीटर से, ठीक है। तो 76 मीटर से इसने हरा दिया, क्योंकि ये पीछे रहा ना 76 मीटर। तो आंसर कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका जवाब रहेगा 76 मीटर। क्लियर है भाई? ठीक है, तो ये करना था आपने इस क्वेश्चन में। तो इसी के साथ फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और करने की कोशिश किया करो, टाइप में आपको समझा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन है कि अच्छा एक बात और, ये जो लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था 105, आप देखो यहाँ पे नंबर 105 है, यानी कि 91 से लेके
105। 15 क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं। अब हम 121 से लेके क्वेश्चन करेंगे, जो नेक्स्ट 15 क्वेश्चन बचते हैं। और ये जो लेवल रहेगा ये आपका 10th लेवल की बुक का रहेगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 इज डिवाइडेड बाई 6 इज। कह रहे हैं जब किसी 3 से बड़े प्रमुख अंक का वर्ग 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचता है। तो 3 से बड़ा कैसा नंबर होना चाहिए, यहां पर लिखा है देखो प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो सिर्फ 2 नंबरों से डिवाइड होते हैं। प्राइम नंबर मैं बता देता हूं, प्राइम नंबर जिसे हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है भाई, तो प्राइम नंबर वो होता है जिसको हम डिवाइड करते हैं तो वो सिर्फ 2 नंबरों से डिवाइड होता है, एक तो 1 से और एक अपने आप से। तो बोलते हैं द नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, एक ऐसी संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो। और सीधी बात कि जो 1 से और अपने आप से भाग हो वही हमारा प्राइम होता है। तो 2 प्राइम हुआ, 3 1 से भी 3 से भी। 4 की बात करें तो ये 1 से 2 से और 4 से, ये 3 नंबरों से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब 4 जो है वो हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है। 2 और 3 है। इसके बाद 5 जो है ये भी हमारी अभाज्य संख्या है। ठीक है, 1 जो है वो हमारी प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1 से तो हो रहा है। ठीक है, आप इसको 1 से बोले या अपने आप से बोले, यहाँ पे 1 ही नंबर आया जबकि आने चाहिए थे 2 नंबर। तो 1 जो है वो हमारा प्राइम यानी कि अभाज्य नहीं होता। तो प्राइम नंबर कौन से है, 2 3 5 7 11 13 17 19 इस तरह से। ठीक है, क्लियर है। तो कह रहा है कि 3 से बड़े प्रमुख अंक का, तो 3 से बड़ा कौन सा प्रमुख अंक, वो इस तरह का प्राइम नंबर हमने लेना था। तो उसका वर्ग यानी कि स्क्वायर अगर हम करें और 6 से डिवाइड करें तो शेषफल कितना आएगा। तो तुम मुझे बताओ 3 से बड़ा क्या है, 5। 3 से बड़ा क्या है, 5। तो 5 का स्क्वायर कितना बनेगा, 5 गुना 5 यानी कि 25। तो 25 को 6 से डिवाइड करूं तो शेष कितना बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। 6 चौके 24 बचा कितना, 1। फिर 7 को भी करके देख लो, 7 को करूंगा तो 7 का स्क्वायर बनेगा 49। 6 से डिवाइड करो, 6 8 48, शेष कितना, 1 ही रिमाइंडर आ रहा है। 11 को करके देख लो, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। 6 से काटूंगा तो 120 पूरा पूरा कटेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में कुछ भी मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है, आप जस्ट प्रैक्टिकल बना के अपना खुद कर सकते हैं। ऑप्शन जो है वो ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा जर्नल सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, तो जिसके लिए कोई मैथ नहीं पढ़ाना था, बस आप देख सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। If one zero of polynomial fx equal to x square plus 4 into x square plus 13x plus 4k is reciprocal of the other then k। कह रहा है यदि बहुमूल्यक fx का एक जीरो दूसरे का पारस्परिक है तो k का मान क्या होगा। तो अब देखो भाई, मैंने तुम्हें एक बार पहले समझाया था, ये जो इक्वेशन होती है, जैसे ये लिखा है k स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13 के नहीं 13x प्लस 4k, ये दे रखे ना। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो आप देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। द्विघात मतलब जिसकी घात 2 हो, जिसकी पावर 2 हो। यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2 है। तो जब मैं x को सोल्व करूंगा तो यहाँ पे x की 2 वैल्यू आएंगी, एक ये और दूसरी ये x की 2 वैल्यू आएंगी। ठीक है, इसको सोल्व करने पे तो कह रहा है कि ये जो 2 वैल्यू आएंगी इन्हीं को हम बोलते हैं इसके जीरोस, यानी कि ये x की वो वैल्यू होंगी, जैसे मैं इनको इसमें रखूंगा तो इसका रिजल्ट जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है। तो कह रहा है कि अगर इसके जो जीरो है, इसका एक जो जीरो है, यानी कि इसका ये जो x की पहली वैल्यू है, जीरो का मतलब इसकी जो वैल्यूज हैं पहली और दूसरी, कह रहा है एक जो वैल्यू है वो दूसरे की रेसिप्रोकल है। मतलब अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा है। एक्चुअल में क्या होता है, ये जो जीरोस होते हैं ना, ये x की 2 वैल्यू बोलो या इनके नाम रख दे। जैसे 2 वैल्यू बोली थी ना, इसका नाम रख देते हैं अल्फा, इसका रख देते हैं बीटा, ये इनके नाम रख दिए। ठीक है, अब उसने ये अलग अलग मैंने क्यों नहीं लिए, क्योंकि उसने बोला कि जो एक x की वैल्यू है वो दूसरे की उल्टी है। यानी कि अगर मान लो इसको सोल्व करने पे x की वैल्यू 5 आ गई, तो x की पहली वैल्यू 5 आई तो दूसरी 1/5 आएगी, ऐसा वो बोल रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो एक 5 है तो दूसरी 1/5, तो अगर ये अल्फा है तो ये 1/अल्फा हुआ ना।
ठीक है। अगर ये अलग अलग आती, मान लो एक आती इसकी 5 सोल्व करने पे, एक आती 7, तो ये अल्फा है ये बीटा है, तो दोनों के नाम अलग अलग रखने पड़ेंगे ना। तो ये बात मैं आपको समझा रहा हूं, तो इसने स्पेशली बोला है कि एक दूसरे के उल्टे हैं, तो एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा है। ठीक है, तो अब यहां पे उसने कहा कि k की वैल्यू क्या होगी। तो अब मैं आपको एक जर्नल सा एक फॉर्मेट बताता हूं। इसका जो फॉर्मेट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट है, जिसमें यहां पे सम ऑफ रूट्स, ये याद रखना आपने, सम ऑफ रूट्स यानी कि जो x की दोनों वैल्यू आएंगी, जिसका नाम हमने अल्फा और बीटा रख दिया। x की दो अलग अलग वैल्यू आई, नाम हमने रखा अल्फा और बीटा। तो ये जो होता है दिस इज माइनस बी अपॉन में ए, कोफिशिएंट की टर्म्स में देखें तो ये माइनस बी बाई ए होता है, और सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है दिस इज सी अपॉन में ए, दिस इज सी अपॉन में ए। ठीक है, जहां पे ये है आपका जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा है वो आपका ए है, एक्स के साथ जो लिखा है विद साइन, ध्यान रखना वो आपका बी है, और जो ये तीसरा बच गया विद साइन, ध्यान रखना मैं बार बार बोल रहा हूं विद साइन, इसका मतलब क्या कि साइन को भी कंसीडर करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं यहां पे। तो अब देखो यहां पे अल्फा प्लस बीटा भी कर सकता हूं मैं, लेकिन मैं ये नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि उसने हिंट दिया कि अल्फा डॉट बीटा करूंगा तो ये कट जाएंगे। ठीक है, ये कहां से, उसने बोला नहीं कि आप ये करो ये करो ये करो, उसने नहीं बोला, ये आपने देखना है। कि हमने देखा यहां पे एक रूट दूसरे का, या जो मैं बार बार रूट वर्ड बोल रहा हूं ना, तो इससे भी कंफ्यूज मत होना, ये एक रूट बोलूं या एक जीरो बोलूं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में जीरो वर्ड लिखा है, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जीरो बोलूं या रूट बोलूं, दोनों का मतलब सेम है। पता लगा किसी क्वेश्चन में रूट करके आ गया, इफ 1 रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, और आप सोचो कि यार ये क्या होता है। ठीक है, तो ये यही होते हैं भाई, इसको जीरो भी बोल सकते हैं, रूट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये इसी के नाम है, जीरो या रूट। ठीक, तो अगर मैं कहूं कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर होता है, c बाई ए, और c किसको बोला मैंने, इसको, तो ये है हमारा c, और a क्या है, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यानी कि ये सारा, यानी कि दिस इज k स्क्वायर प्लस में 4। क्लियर है? तो अब देखो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से कैंसिल हो गया, बच्चा क्या, 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 4k। ठीक है, इसको सोल्व करूंगा तो ये 4k इधर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी एक्स स्क्वायर बोल रहा हूं, के स्क्वायर, दिस इज 4 के स्क्वायर एंड दिस इज माइनस 4k एंड प्लस 4 इक्वल टू 0। क्लियर है? तो यहां से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जिसे आपने सोल्व करना है। सोल्व कैसे करते हैं, आपको इसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनकी गुणा करूं, मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाए, तो देखो 2 2 जा 4 आ गया, लेकिन ऐड करूं तो ये k के साथ जो लिखा हुआ ये आ जाए, क्या आ जाए, -4। ऐड करूंगा तो -4 आना चाहिए, तो इसका मतलब -2 और -2 मिलके ही -4 बनाएंगे। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो -2 इंटू -2 क्या बनेगा, प्लस का 4, और ऐड करूंगा तो -4 बनेगा। तो ये इसके दो टुकड़े हमने ले लिए। तो अब इनको कैसे लिखते हैं, एक बार k के साथ पहला टुकड़ा लिख दो, एक बार k के साथ दूसरा टुकड़ा लिख दो, इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप इसको स्प्लिटिंग मेथड से पूरा डिटेल से अगर करना चाहें तो लिख सकते हैं। स्प्लिटिंग मेथड से ऐसे लिखा जाएगा, दिस इज k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से k कॉमन आएगा, इन दोनों में बचेगा k माइनस 2। ठीक है, फर्दर -2 कॉमन आएगा, k माइनस 2 बचेगा, यहां से ये चीज बनती है। तो इतना करें, उसके लिए मैंने ये शॉर्टकट बताया था कि जो दो टुकड़े बनाए हैं k के साथ माइनस करके उनको लिख दें। ठीक है, प्लस का हो तो प्लस के साथ लिख देते, माइनस है तो माइनस के साथ। तो k माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहां से k की वैल्यू 2 आ रही है। k की वैल्यू कितनी आई, 2 आ गई। ठीक है, तो k की वैल्यू हमारे को 2 मिल गई, और यही हमसे पूछा जा रहा था, तो आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। क्लियर है? तो ऑप्शन सी आप इसका मार्क कर लेंगे, जवाब बनेगा। तो इस तरीके से आप इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं क्वाड्रेटिक नहीं है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास का चैप्टर था, आई थिंक चैप्टर नंबर 4 है या कौन सा है, तो 10th क्लास का चैप्टर था ये, जहां से क्वेश्चन था, और ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये उस चैप्टर का है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k डू द इक्वेशंस 3x minus y plus 8 equal to 0 and 6x minus ky plus 16 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस। अब देखो यहां लीनियर इक्वेशंस को इस्तेमाल किया गया किसमें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये दिखेगा आपको,
हालांकि ये दो इक्वेशन जो है ये लीनियर इक्वेशन है, दो वेरिएबल के अंदर x और y, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन है इसलिए लाइन बनेगी इनसे, ठीक है, एक लाइन बनेगी इनसे। तो ये कह रहा है कि अगर ये दोनों इक्वेशन रिप्रेजेंट करती हैं कोइंसिडेंट लाइंस को, तो यहां से हमें k की वैल्यू बतानी है। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट जो है इसका मैं आपको पहले बता चुका हूं, आप पिछली क्लासेस देख लीजिएगा, वहां मैंने ये कंसेप्ट बताया था। फिलहाल अगर लाइन कोइंसिडेंट होती हैं, इसका मतलब होता है एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होना। कोइंसिडेंट लाइन कैसे होती है? एक लाइन ये और दूसरी इक्वेशन की लाइन भी इसके ऊपर आ गई, वो होती है कोइंसिडेंट लाइंस। तो ऐसा कब होता है? जब a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 हो जाए, तब हमारी लाइंस जो होंगी वो कोइंसिडेंट होंगी, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर आएंगी। ये सिचुएशन होती है। यहां पे a1 a2 क्या है? जो भी x के कोफिशिएंट हैं दो इक्वेशन में, पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट जो है, जैसे मैं यहां इक्वेशन लिख देता हूं, दिस इज 3x minus y plus 8 equal to 0 and second equation is 6x minus ky plus 16 equal to 0। तो ये वाला जो है इसका नाम है a1 और ये जो x इसके साथ लिखा है इसका नाम है a2, ठीक है। तो आपको वैल्यू चाहिए थी किसकी? k की। तो अब हमें a1 a2 और b1 b2 का इस्तेमाल करना है। तो a1 by a2 बनेगा 3/6 और b1 क्या बनेगा? देखो y के साथ क्या लिखे? बोला जी कुछ नहीं लिखा, -1 लिखा है। ध्यान रखना अगर y के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, लेकिन 1 विद साइन उठाएंगे तो माइनस का 1 होगा। यही y के साथ क्या लिखा है? दिस इज -k, ठीक है, विद साइन लेना, तो माइनस से माइनस कटा, 3 से ये 2 पे कटा, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी आ रही है? यहां से 2। तो k इज इक्वल टू 2, यही पूछा जा रहा था, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ और बड़े क्लोज है। ध्यान रखना एक भी साइन की गलती हुई तो ये आंसर आपका गड़बड़ा भी सकता है। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। If x equal to 1 is a common root of the equation ax square plus ax plus 3 equal to 0 and x square plus x plus b equal to 0, then a b क्या होगा? यदि x बराबर है 1 समीकरण ax square plus ax plus 3 equal to 0 और एक दूसरा समीकरण का एक सामान्य रूट है। देखो यहाँ पे रूट वर्ड का इस्तेमाल किया, रूट बोले या जीरो बोले दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए पहली इक्वेशन क्या थी? दिस इज ax स्क्वायर प्लस ax प्लस 3 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी? दिस इज x स्क्वायर प्लस x प्लस b इक्वल टू 0। तो यहां पे x इक्वल टू 1 इसका भी रूट है और इसका भी रूट है, इसका मतलब भाई x की ये वो वैल्यू है जिसको इसमें रख दूंगा तो ये 0 दे देगा, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं इसको इसमें रखूंगा तो ये बनेगा a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस में 3 इक्वल टू 0। a इंटू 1 का स्क्वायर क्या बनेगा? a ही बनेगा भाई। a इंटू 1 क्या बनेगा? a ही बनेगा और ये तो है ही, तो ये क्या बन गया? दिस इज a प्लस a 2a। इस 3 को उधर फेंक दो, कितना बनेगा? -3 और यहां से a की वैल्यू कितनी आ रही है? -3/2। कोई दिक्कत भाई किसी को होनी नहीं चाहिए। क्लियर है? तो जैसे इसमें 1 पुट किया ऐसे ही x को 1 इसमें पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर बनेगा 1। अब मैं सीधा लिख रहा हूं, देखो यहां पूरा डिटेल लिख दिया, यहां सीधा बता रहा हूं। 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर से ये 1 होगा प्लस में b इक्वल टू 0। b की वैल्यू क्या आएगी? 1 + 1 2, उधर जाएगा तो माइनस बनेगा 2, ठीक है। तो a भी मिल गया भाई, b भी मिल गया। हमसे पूछ रहा था a b कितना होगा, तो a की वैल्यू है ये और b की वैल्यू है ये, तो 2 से 2 कटा, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो आंसर बनेगा प्लस के 3, ठीक है। तो आंसर दिख रहा है कहीं? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से लगाना, कई बार लगाते हुए गलती हो जाती है आंसर। तो आंसर माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP be 3n square plus n and its common difference is 6, then its first term is, कह रहे यदि एक AP के n पदों का या शब्दों का योग 3n स्क्वायर प्लस n है और उनका सामान्य अंतर 6 है, तो इसका पहला पद क्या होगा? तो ध्यान दो, पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं AP सीरीज होती क्या है और यहीं से मैं आपको थोड़ा सा समझा भी दूंगा। AP सीरीज वो होती है जिसमें दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है सीरीज के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा
5, फिर लिखा मैंने 8, फिर लिखा मैंने 11, फिर 14, फिर 17। ये हमारी एक एपी सीरीज है। ठीक है, कैसे? आप देखो यहां 5 और 8 के अंदर कितना है? 3 का गैप, यानी कि 5 से 8 कैसे मिला? +3 करके। 8 से 11 कैसे मिला? +3 करके। 11 से 14 कैसे मिला? +3 करके। यानी कि सेम वैल्यू को ऐड करके मुझे अगला टर्म मिल रहा है। तो ये है हमारी एपी सीरीज। क्या ये बात समझ में आई? अब मैं इस क्वेश्चन को समझाने के लिए इस एग्जाम्पल का इस्तेमाल कर रहा हूं। कैसे? आप मुझे बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं कह दूं इस सीरीज के अंदर, इस एपी सीरीज के अंदर इसकी फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा? S स्टैंड फॉर सम, 1 स्टैंड फॉर फर्स्ट टर्म, यानी कि यहां पे फर्स्ट टर्म का सम। तो मुझे बताओ, मान लो ये है ही नहीं, इसका सम क्या होगा? तो भाई 5 का सम क्या होगा? 5 का सम तो 5 ही होगा, और क्या होगा? ठीक है। अगर मैं कह दूं इसकी दो टर्म्स का सम क्या होगा, तो तुम कहोगे इसकी दो टर्म्स, ये और ये, कितना बनेगा? 8 और 5 13। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसकी 3 टर्म का सम क्या बनेगा? तो तुम कहोगे कि सर जी अब की बार 2 जोड़ी थी, अब 3 ऐड कर दो। ठीक है, तो 11 8 19 और 5 24। ठीक है, ये बात समझ में? यानी कि सम मुझे ऐसे मिल रहा है। तो मैं यहां पे एक तो बात आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि फर्स्ट टर्म का जो सम होगा वो फर्स्ट टर्म ही होती है, यानी कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ए। फर्स्ट टर्म को बोला जाता है ए। ध्यान रखना, एपी सीरीज की फर्स्ट टर्म जो प्रथम पद होता है, ठीक है, जिसको आप प्रथम पद बोलते हैं, इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं ए से या T1 से। ठीक है, तो मोस्टली ए यूज करते हैं, इसलिए मैंने बताया कि जो सम ऑफ फर्स्ट टर्म है वही आपका ए भी आएगा। अच्छा, अब सेकंड टर्म कैसे निकलेगी? सेकंड टर्म तो मेरी क्या है? 8 है, तो ये कैसे निकलेगी? सेकंड टर्म निकालने के लिए देखो, ये लिखा है T2 मतलब टर्म्स सेकंड। तो इसके लिए आप दो टर्म के सम में से एक टर्म का सम माइनस कर दो। ठीक है, तो मुझे बताओ दो टर्म का सम कितना था? 13। इसमें से अगर आप माइनस करेंगे 5 तो कितना आएगा? 8। तो देखो क्या ये सेकंड टर्म आ गई? बिल्कुल आ गई। अगर आपको बताएं दे थर्ड टर्म, देखो ये जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं ये आपका इस क्वेश्चन में तो नहीं लग रहा, लेकिन ये आपके किसी और क्वेश्चन में लग सकता है। क्यों? आप देखिएगा इस क्वेश्चन में पूछा गया इसका पहला पद क्या होगा? इसका पहला पद फर्स्ट टर्म पूछ रहा है, तो फर्स्ट टर्म आपका बड़ी फास्ट तरीके से लिख लेगा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में पूछ लेता इसका पांचवा पद क्या होगा, तो उस सिचुएशन में आपको मैं ये टर्म्स निकाल के दिखा रहा हूं कि कैसे आप निकालेंगे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरह से। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक आया। तो थर्ड टर्म कैसे मिलेगी? इसके लिए आप 3 टर्म के सम में से 2 टर्म का सम माइनस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां पे 3 के सम में से 2 का सम निकाल दो। 3 टर्म का सम कितना था? तुम कहोगे 24। इस 24 में से 2 टर्म का सम अगर मैं माइनस करूंगा तो क्या ये 11 थर्ड टर्म नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अगर यहां पे फिफ्थ टर्म पूछी जाती तो फिफ्थ टर्म के लिए आप 5 टर्म के सम में से 4 टर्म का सम माइनस करें। ठीक है, अब ये 5 टर्म का सम और 4 टर्म का सम इस फॉर्मूले से कैसे मिलेगा जो यहां लिखा है, जो लिखा है ना 3n² + n। ठीक है, इससे कैसे मिलेगा? तो फिलहाल मेरे ख्याल से थोड़ा सा कंसेप्ट तुम्हें समझ में आया होगा, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, कंसेप्ट क्या है वो बता रहा था मैं यहाँ पे। तो अब देखो यहां पे इस क्वेश्चन में दे क्या रखा है? इस क्वेश्चन में दे रखा है कि n पदों का योग, एपी के n पदों का योग, तो क्या लिखा जाए? सम ऑफ n टर्म्स। ये कितना दे रखा है? दिस इज 3n² प्लस में n, 3n² प्लस है। अगर मैं n को 1 पुट कर दूंगा ना तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो कितना आएगा? 3 × 1 का स्क्वायर प्लस में 1, n को 1 पुट करना था भाई। ये कितना बनेगा? 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 × 3 3, 3 + 1 4। ये आपका आंसर आ चुका है, क्योंकि मैंने कहा था यही आपकी फर्स्ट टर्म भी होती है। क्लियर है? बात आ रही है समझ में? तो अगर इस क्वेश्चन में आपसे पहला पद पूछा है तो आंसर ऑप्शन ए आ चुका है। कुछ भी नहीं करना, इतनी देर का क्वेश्चन था। लेकिन ध्यान दो मैं क्या सिखा गया आपको, मैंने आपको सिखाया कि अगर इसमें पूछता कि यहां पे मान लो डी पूछ लेता तो आप पहले सेकंड टर्म निकालेंगे। इसमें हालांकि दे रखा है डी 6 दे रखा है, अगर आपसे डी पूछ लेता तो कैसे निकालते? अभी तो मैंने फर्स्ट टर्म पूछी, ये बता दी। अभी इसमें फिफ्थ टर्म भी पूछ सकता था, अभी इसमें डिफरेंस भी पूछ सकता था। तो डिफरेंस देखो कैसे निकालेंगे? 2 टर्म्स का सम कैसे निकालेंगे? n को 2 पुट कर दो, तो 3 × 2 का स्क्वायर प्लस में 2, 2 दूनी 4 थी 12 प्लस 2 कितना बनेगा? 14। ठीक है भाई, क्या ये बात समझ में आ रही है?
2 दूनी 4, ये 12, 12 प्लस 2 ये बन गया 14। ठीक है, तो सेकेंड टर्म क्या आएगी उसके लिए आपने क्या करना है, सेकेंड टर्म के लिए मैंने कहा था इस सम में से ये माइनस कर दो, तो मुझे बताओ 14 में से 4 माइनस करूंगा कितना आएगा 10। तो तुम देखो फर्स्ट टर्म कितनी है 4, सेकेंड टर्म कितनी आई 10, इसी तरह से थर्ड टर्म भी आ जाएगी, फोर्थ भी आ जाएगी, फिफ्थ भी आ जाएगी। कोई आपसे डी पूछ रहा है तो डी कैसे निकलता है, इनका डिफरेंस होता है, तो 10 में से 4, राइट में से लेफ्ट माइनस करते हैं, देखो 6 आ गया। ये भी पूछ सकता था, तो ऐसे निकलते हैं। तो ये सम वाला क्वेश्चन ध्यान से, ठीक है, क्या पूछा है कैसे पूछा है उसके अकॉर्डिंग आपने करना है। तो कंसेप्ट भी हो गया, आंसर भी हो गया। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई 126। हाँ जी, the coordinates of the point P dividing the line segment joining the points A 1,3 and B 4,6 in the ratio 2:1 are coordinate geometry का क्वेश्चन कह रहे बिंदु P जो कि बिंदु A 1,3 और बिंदु B 4,6 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में बांटता है कि कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। यहाँ पे दो पॉइंट दे रखे हैं, पहला पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट्स यानी कि निर्देशांक कितने दे रखे हैं 1,3, दूसरा पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स 4,6, और एक पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है 2:1 में, ये डिवाइड कर रहा है 2:1 में, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपसे पूछ रहा है। तो ये सेक्शन फॉर्मूला था, इसके बारे में डिटेल में बता चुका हूं मैं पिछली क्लासेस में, इसलिए मैंने कहा था पिछली क्लासेस जरूर देख लेना, उनसे आपको फायदा होगा। ये कंसेप्ट जो मैं बताते चल रहा हूं ना, तो देखो अब तब बताया था पीछे क्लास में, अगर किसी ने वो क्लास अच्छे से देखी है तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से कर सकता है। तो कैसे मुझे बताओ, ये कोऑर्डिनेट कैसे निकलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला यहां लगेगा। कैसे होता है, ये जो पहली वैल्यू है इसको करो इस पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई, इसको करो इसकी पहली से मल्टीप्लाई, तो 2 गुना 4, मैं डिटेल में लिख रहा हूं थोड़ा सा, 2 गुना 4, इसी तरह से 1 गुना 1 प्लस करके 1 into 1, ठीक है, बीच में प्लस आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करके फिर बीच में प्लस लगाना है, और नीचे करना है इन दोनों का प्लस। ठीक है, फिर से देखो, जैसे फर्स्ट वैल्यू के साथ किया ऐसे सेकंड के साथ करो, 2 into में 6, 2 into में 6 फिर प्लस लगा दो, 1 into में 3 अपोन में 2 + 1, बस सोल्व कर दो। 4 दूनी 8, 8 जमा 2 सॉरी 8 जमा 1 9, 9 बटे में 3, 6 दूनी 12, 12 जमा 3 कितना बनेगा 15, 15 बटे में 3, तो इससे काटा ये 3 पे कटा, इससे काटा ये 5 पे कटा, और ये आ गया जवाब, खत्म हो गया। आंसर बना 3:5, ऑप्शन नंबर बी मिली। ठीक है भाई, तो देखो ऐसे करना था, और क्लास अगर अच्छी लगे ना तो मैं ये नहीं कह रहा चैनल सब्सक्राइब करो या वीडियो को लाइक करो, बस इसे शेयर करो, ऐसा मैं कह रहा हूं, शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जिनको लगता है कि नहीं यार मैथ पता नहीं क्या होगा, इतना बड़ा हवा मैथ का जो है वो अंदर बिठा रखा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख रहे हैं चीजें कितनी आसान हो रही है, और आप बस इन्हें समझते चलें। ऐसा क्वेश्चन कहीं भी दोबारा दिखता है तो मेरे ख्याल से अटकना नहीं चाहिए, बस इसी मोटिव को लेके, क्योंकि देखो पूरे चैप्टर तो मैंने अभी कराए नहीं है, अभी तो प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, और आप लोगों का रिस्पॉन्स थोड़ा सा कम रहता है, इसलिए थोड़ा सा क्लास कई बार मेरी भी लेट हो जाती है। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा है तो मैं कौन हूं भाई जो क्लास ना बनाऊं आप लोगों के लिए, ठीक है, तो आप रिस्पॉन्स दें, डेफिनेटली आपको रिजल्ट भी मिलेगा। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 127, if ABC and DEF are similar triangles such that angle A equal to 47 degree, angle E 83 degree and angle C क्या होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। ABC और DEF समान त्रिकोण इस प्रकार हैं, तो पहले बना देते हैं, मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा कंसेप्ट। यहां से कोई एक ट्रायंगल है ABC, एक त्रिभुज है ABC, और एक त्रिभुज और है, यह है DEF। मैंने जानबूझ के इसको थोड़ा सा छोटा बनाया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। सिमिलर अगर दो ट्रायंगल होती हैं तो नोटेशन होता है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ये आपका ट्रायंगल का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 क्लास 10th का, ठीक है। तो ये सिमिलरिटी का कंसेप्ट है, यहां पे ऐसे शो करते हैं। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो समान होते हैं।
कोरस्पॉन्डिंग कैसे होता है, देखो इसमें ए पहले आया, इसमें डी पहले आया, तो ए के बराबर कौन सा होगा, डी, बी के बराबर कौन सा होगा, ई, और सी के बराबर कौन होगा, एफ। यानी कि ए के बराबर डी, बी के बराबर ई, सी के बराबर एफ। ठीक है। इसके अलावा अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो भी इक्वल होता है। कोरस्पॉन्डिंग साइड कैसे देखते हैं, इसमें पहले पे क्या है, ए बी, इसमें पहले पे क्या है, डीई। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है, प्रोपोर्शनल, समान अनुपात में होती है। यानी कि जो रेशो ए बी बाई डीई का होगा, जो अनुपात इनका होगा, वही बीसी और ईएफ, बीसी अपोन में ईएफ का होगा, वही एसी, एसी और डीएफ का होगा। ठीक है। तो ये सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टीज है। तो अब देखते हैं, क्वेश्चन में दिया है एंगल A47, एंगल A47 दे दिया और एंगल E83 दे दिया, ये 83 दे दिया और बता दिया कि दोनों सिमिलर हैं। तो आप देखो, अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इसका मतलब ये 47 तो ये भी 47, ये 83 तो फिर ये भी 83, क्या कोई दिक्कत? ठीक है भाई, क्लियर है ये बात? ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, तभी तो सिमिलर का मतलब क्या, उसके जैसा होना। एग्जैक्ट वो नहीं होना, हो भी सकता है एग्जैक्ट, बट उसके जैसा होना इज सिमिलैरिटी। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, कोई भी गाड़ी है, उसका सेम टॉय अगर बना दिया जाए तो वो क्या होगा, उसके जैसा होगा। ठीक है, गाड़ी तो नहीं है पर उसके जैसी दिख रही है, हाँ भाई ये तो फलानी गाड़ी की कॉपी बना रखी है। ठीक है, तो ये सिमिलैरिटी है। तो अब मुझे बताओ, हमसे पूछ रहा है एंगल सी कितना होगा। ठीक है, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो इनका टोटल कितना है, 7 और 3 10, 8 4 12 और 1 13, 130 है। टोटल होता है 180, इसमें से माइनस कर दो तो ये बन जाएगा एंगल सी, कितना आया, 50 डिग्री। तो दिख रहा है कहीं, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। आया समझ में? इनको ऐड कर दिया, 130 बन रहा है, 180 में से माइनस कर दो, आंसर। अगला क्वेश्चन, इसमें तो फिर भी ठीक ठाक दे रखे हैं। 2022 का डिस्कस किया था, देखा था उसमें क्या लेवल था क्वेश्चंस का। कह रहा है, टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at a point Q such that OQ equal to 12 cm. Length PQ is, कह रहे एक टेंजेंट है PQ तो एक गोल चक्कर जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है के बिंदु P पर है और सेंटर बिंदु O के आने वाली लाइन, O से आने वाली लाइन बिंदु Q पर इस तरह से मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर। भाई जो ये बोल रहे हैं ना, इसको बना के दिखाते हैं। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके जाती है। ठीक है भाई, इसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट। ये सर्कल को टच करके गई, इसका सेंटर जो है वो कितना है, वो कितना होगा, सेंटर कितना होगा, इसका जो सेंटर होगा वो है O। क्लियर है? सर्कल का रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये 5 दे रखी है। तो कह रहे हैं कि O से ये जो पॉइंट है, ये O से हम इसको मिला देते हैं। ये पॉइंट हमारा Q है और ये पॉइंट P है। ध्यान दो ना, नाम सही रखना, नाम अगर सही नहीं रखे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, और एक बात और समझना, यहां पे मैं बताऊंगा, जल्दबाजी में भी आंसर गलत हो जाएगा। कैसे? इसने क्वेश्चन में बोला कि अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P, PQ एक टेंजेंट है किस पे, P पॉइंट पे, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये जो है ये 5 सेंटीमीटर है, मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर एट अ पॉइंट Q, ये Q कोई पॉइंट है इस लाइन पे, वहां पे मीट करता है, इससे मिलता है, और OQ जो है ये 12 सेंटीमीटर है, ये OQ जो है 12 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहे लेंथ PQ कितनी होगी, यानी कि ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो अब देखो भाई, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। क्यों बनती है, मैंने पहले भी समझाया था कि जब सेंटर से इस टेंजेंट वाले पॉइंट को मिलाते हैं तो ये जो आता है ये समकोण यानी कि 90 डिग्री का होता है। कितना होता है ये, 90 डिग्री का होता है। तो अब इसमें गलती क्या हो सकती है, देखो यहां पे 5 12 और 13 का ट्रिपलेट बनता है। एक बच्चे के मन में आया, बोला जी 5 12 और 13 ट्रिपलेट बन गया और उसने लगा दिया आंसर ए, जो कि गलत है। क्यों, आपको बता दें, यहां पे ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज में ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 के सामने जो साइड होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है, जिसको आप बोलते हैं हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण। तो क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो बोला कि ट्रिपलेट बनता है 5 12 13 का, मतलब ये तीन वैल्यू जो है ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर को सेटिस्फाई करती है, जहां पर ये है बी, ये है पी और ये है एच।
ठीक है भाई, क्लियर है। तो तुम मुझे बताओ, अगर 13 इसकी वैल्यू होगी तो 13 सबसे बड़ी साइड ही हो सकती है। तो आप देखें यहाँ ये 90 है, तो ये सबसे बड़ी साइड 13, तुम कह रहे हो ये होगी, नहीं ये है ना सबसे बड़ी, तो ये हो सकती है 13। तो पहली बात तो ऐसी गलती ना करें, थोड़ा सा दिमाग से काम लें कि ये 13 होगी तो फिर ये तो सबसे बड़ी होती, पर ये सबसे बड़ी इसमें जो है वो 12 दे रखी है। ठीक है, मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये, तो समझाना चाह रहा हूं, थोड़ा सा कोशिश करें। ठीक है, ये 90 के सामने सबसे बड़ी साइड आती है, तो ये 12 दे रखी है, तो ये 13 नहीं हो सकती इस क्वेश्चन में। तो यहां पे हम x की वैल्यू निकालेंगे इस पाइथागोरस से, और मैंने आपको सिखाया भी था कि x की वैल्यू कैसे निकालते हैं। उसके लिए पाइथागोरस कैसे याद रखनी है कि जो सबसे बड़ी साइड दे रखी है उसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करके रूट ले दे। इसके सामने जो साइड होगी, 90 के सामने जो साइड होगी वो सबसे बड़ी होगी, तो सबसे बड़ी है 12, 12 के स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर दें। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का स्क्वायर होता है 25, 144 में से 25 गए तो इट बिकम्स 119। ठीक है, तो 119 ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, रूट के अंदर, ध्यान रखना रूट के अंदर है ये, तो ऑप्शन डी आंसर बनेगा। तो जल्दबाजी में ऐसे डिसीजन ना ले, और दिया है उसने वो आंसर जिसके लिए बच्चा उसको गलत कर सकता है, लेकिन तुमने नहीं करना है। किसी को ये 12 का स्क्वायर नहीं आए तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है, तो एक बार इनको प्लस कर देना, 12 प्लस 5 कर देना, और एक बार 12 माइनस 5 करके भी आप निकाल सकते हैं। ये कितना बनेगा, 12 5 17, और 12 में से 5 गए 7, तो 17 7 119 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना था। चलो फिर अगला क्वेश्चन तो बिना पेन चलाए हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का है, और ट्रिग्नोमेट्री का है तो बिना पेन चलाए कैसे हो जाएगा। क्वेश्चन इतना आसान दे रखे हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 61 डिग्री इज इक्वल्स टू, तो आपको बता दें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। ये एक आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ठीक है, तो यहां क्वेश्चन में क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 61 डिग्री। तो आप देखो यहां पे जो फीलिंग आती है वो 90 डिग्री की आती है। ये और ये मिलके क्या बना रहे हैं, देखो 29 और 61 मिलके क्या बनाएंगे, 90 बनाएंगे। तो यहां 90 की फीलिंग आ रही है। इसका मतलब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं समझाना चाह रहा हूं कि साइन स्क्वायर 61 वही होगा जो कोस स्क्वायर 29 होगा। अब बोला क्यों भाई, ऐसा क्यों, आपको बता दें ये थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का कंसेप्ट है। साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू जो होती है, साइन स्क्वायर जो साइन 30 की जो वैल्यू होती है, सॉरी, वही कोस 60 की भी होती है। ठीक है, साइन 30 की जो वैल्यू होती है वही कोस 60 की भी होती है। साइन 0 की जो वैल्यू होती है वही कोस 90 की भी होती है। इसी तरह से साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो कोस 30 की भी होती है। ऐसा क्या कह रहा हूं मैं कि इनका टोटल जो है वो 90 बनना चाहिए। देखो टोटल सभी में 90 बन रहा है, तो साइन की वैल्यू कोस के बराबर होगी, टेंजेंट की वैल्यू कोट के बराबर होगी, और सीकेंट की वैल्यू कोसिकेंट के बराबर होगी। तो फिलहाल तुम बस इतना सा याद रखो कि यहां पे साइन स्क्वायर 61 को मैं रिप्लेस कर सकता हूं कोस स्क्वायर 29, क्योंकि देखो टोटल 90 बना, तो साइन स्क्वायर 61 वही होगा जो कोस स्क्वायर 29 होगा। तो सिमिलरली यहां पे जो मैंने ऊपर समझाया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, मतलब ये सेम होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर 29 प्लस कोस स्क्वायर 29 कितना देगा आपको, 1 देगा। तो ऐसा ऑप्शन नंबर कहां लिखा है, ए में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आंसर जो था बड़ा आसान था, तो थोड़ा सा बस फीलिंग लेनी थी 90 की। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके पास, और इसका भी कंसेप्ट मैं आपको पिछली क्लास में समझा चुका हूं। ये क्वेश्चन है आपका हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट है। The tops of two poles of height 16 meter and 10 meters are connected by a wire of length L meter. If the wire makes an angle of 30 degree with the horizontal, then L is, ये कह रहे हैं कि दो 16 मीटर और 10 मीटर की ऊंचाई वाले दो खंबे हैं। ठीक है, बना लेते हैं एक बार। एक है 16 मीटर ऊंचाई का खंबा और एक है 10 मीटर ऊंचाई का खंबा। ये धरती है जहां पे ये दो खंबे गड़े हुए हैं। ठीक है, एक 16 मीटर ऊंचाई का और एक 10 मीटर ऊंचाई का, और इनके जो शिखर हैं उसे L लंबाई वाली तार से जोड़ा गया। इनके जो टॉप हैं इनको जोड़ दिया किससे, तार सीधी है भाई, ये थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है कई बार, इनको जोड़ दिया हमने एक तार से जिसकी लंबाई है L। ठीक है, क्लियर। अब इसने बोला है
कि ये जो है तार ये 30 डिग्री का एंगल बनाती है किसके साथ? हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या कि अगर मैं देखूं ये यहां पे यहां आई तो इसकी सीध में ये जो एंगल बना रही है ये 30 डिग्री का, पता लगा ऊपर से या नीचे भी डाल दिया ना, फिर गड़बड़ हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है क्षैतिज रेखा, मतलब ऐसे सीध में देखें, जैसे ये तार यहाँ पे टकराई ना तो इसकी सीध कौन सी है? ये वाली, तो इसके साथ इसने यहाँ 30 डिग्री का एंगल बना दिया। क्लियर है? तो पूछ रहे तार की लंबाई क्या हो, तो भाई देखो बिल्कुल आसान है, ये 10 है तो इसके सीधा इधर समांतर आ जाऊंगा तो ये 10 हो गया और ये 6 हो गया, इसमें कोई दिक्कत। अब मैंने आपको समझाया था कंसेप्ट क्या, कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ 30 डिग्री एंगल बनता है, समकोण त्रिभुज में यहाँ 30 बनता है, तो इसकी वैल्यू को 1 लेते हैं, इसकी वैल्यू को √3 लेते हैं और इसकी वैल्यू को 2 लेते हैं। ये कब बताई थी? पिछली क्लास में बताई थी, देख लेना, वहां मैंने पूरा समझाने पे टाइम लगाया था, दोबारा टाइम नहीं लगाएंगे अब इसको बस। तो इस ट्रायंगल के अंदर यहां पे देखूंगा तो ये किसकी वैल्यू है? 1 की, और मुझसे पूछ किसकी रहा है? 2 की। तो भाई 1 अगर 6 के बराबर है तो 2 किसके बराबर होगा? 12 के बराबर, और यही इसका आंसर है, क्वेश्चन होगा खत्म। ठीक है, आंसर कितना? 12 मीटर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। कंपेयर करना है, जस्ट इतना से देर का क्वेश्चन था भाई। 1 अगर 6 के बराबर है तो 2 किसके बराबर? डबल 12 के बराबर। ठीक है, आगे समझ में? चलो आगे, तो फिर अगला क्वेश्चन देख लो, आज पूरी कर देते हैं इसको, है ना, झंझट ही खत्म। तो आज की क्लास में तो काफी क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे। 131 पे आगे, 135 पे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन ये हो जाएंगे और 3 क्वेश्चन होंगे पिछले, 18 क्वेश्चन आज की इस क्लास से आपको मिलेंगे। तो क्वेश्चन है, इफ अ 1.5 मीटर टॉल गर्ल स्टैंड्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट एंड कास्ट अ शैडो ऑफ लेंथ 4.5 मीटर ऑन द ग्राउंड, देन द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट इज। कह रहे 1.5 मीटर लंबी लड़की है और एक लैंप पोस्ट से 3 मीटर के फासले पर खड़ी है। बना लेते हैं भाई, एक लैंप लगा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका जो है, पहले मैं बना दूं फिर बताऊंगा। ये लाइट लगी है भाई, ठीक है, ये लाइट लगी है, ठीक, और इस लाइट से 3 मीटर के फासले पर, यानी कि यहां से ये 3 मीटर का फासला है, ये 3 मीटर का फासला है, यहां पर एक कन्या खड़ी है। ठीक है, कन्या को बनाया जाए, ये एक कन्या खड़ी है। ठीक है भाई, क्लियर? कन्या थोड़ी छोटी ज्यादा बन गई, थोड़ी सी बड़ी बनाई जाए, क्योंकि अभी लाइट भी पड़ेगी इसके ऊपर। ये एक लड़की खड़ी है और ये 3 मीटर के फासले पे खड़ी है, यानी कि मान लो यहां से यहां तक ये 3 मीटर का फासला है। ठीक है, ये दूरी है, वो 3 मीटर दूरी है खंबे से। तो अब इस खंबे से लाइट इस लड़की पे पड़ रही है, तो अब इस लड़की पे जब लाइट पड़ेगी, ये लाइट ऐसे पड़ेगी, तो लड़की पे लाइट पड़ेगी तो लड़की की परछाई जाएगी आगे। भाई पीछे से लाइट आएगी, आपके पीछे से लाइट आएगी तो आपकी परछाई तो आगे जाएगी ना। तो ये चैप्टर 6 ट्रायंगल का क्वेश्चन है, यहाँ पे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, तो अब ये जो लड़की थी इसकी परछाई गई आगे, और ये कितनी आगे गई? यहां से कितनी लिखी है? 4 मीटर लिखी है ना, देखो 4.5 मीटर, सॉरी 4.5 मीटर। ये लड़की की जो है शेडो गई, ये शेडो है यहाँ पे, दिस इज शेडो पार्ट। ठीक है, क्लियर है? तो कहता है धरती पर उसकी परछाई 4.5 मीटर लंबी होती है, तो लैंप पोस्ट की ऊंचाई कितनी है, यानी कि लैंप कितना ऊंचाई, ये हमसे पूछना चाह रहा है। ठीक, तो अब देखो यहां अभी आपको लड़की दिखाई दे रही थी। ठीक है, अब लड़की की जगह आपको क्या दिखाई देगा? एक लाइन दिखाई देगी। कि लड़की को हमने क्या देखना है? एक लाइन की तरह ट्रीट करना है, यानी कि लड़की कुछ इस तरह से खड़ी है। ठीक है, और जैसे मैंने ये लाइन खींची तो यहां पे हमारे पास 2 ट्रायंगल आ जाती हैं। कौन सी? एक तो ये छोटे वाली और एक ये पूरी बड़े वाली। ठीक है, 2 ट्रायंगल हैं जिसमें इस लड़की की भी हाइट हमें दे रखी है 1.5 मीटर। ठीक है भाई, ये भी तो दे रखी है, लड़की 1.5 मीटर लंबी है। तो अब यहां से मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें छोटी ट्रायंगल में 90 डिग्री बन रहा है। अच्छा, बड़ी ट्रायंगल में भी तो ये 90 डिग्री बन रहा है। अच्छा, ये एंगल दोनों में कॉमन है। ठीक है, ये एंगल दोनों में कॉमन है, तो जिससे ये ट्रायंगल और ये पूरी बड़े वाली ट्रायंगल आपस में सिमिलर प्रूव होती है, एंगल सिमिलरिटी से। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसको नाम से समझाता हूं। एक ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल है टीईसी। ठीक है, ट्रायंगल
ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEC। देखो कैसे, तो मुझे बताओ, इसमें B पे 90 बन रहा है, बन रहा है, इसमें E पे 90 बन रहा है। देखो B एंगल जो है वो E एंगल के बराबर है, B पे भी 90 है, E पे भी 90 है ना, 90 90। क्लियर है, ये दोनों 90 90 बन रहे हैं। अगली बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं, रुको एक मिनट। हाँ जी, नेक्स्ट मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है, आगे दोबारा से। तो यहां पे P पे, यहां E पे दिखा दिया मैंने तुम्हें। इसके अलावा देखो, इस छोटी ट्रायंगल में एंगल C आ रहा है और बड़े वाली में भी एंगल C आ रहा है, यानी कि C के बराबर क्या है, C है। तो अगर दो ट्रायंगल्स के दो एंगल अगर बराबर हो तो दोनों ट्रायंगल कैसी होती है, सिमिलर होती है। ठीक है, सिमिलर होती हैं, तो सिमिलरिटी का कंसेप्ट से उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो भी जो होता है वो सेम होता है। ये मैंने आपको बताया था, कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होती हैं, समान अनुपात में होती हैं। तो छोटी में इसके सामने आया 1.5, बड़ी में इसके सामने आया x, तो आपने लिखना है 1.5 अपॉन में x। देखो DE कौन सी साइड है, ये वाली। DE कौन सी, ये वाली। इसके अपोन में कौन सी, अब इसमें पहली दो है तो इसमें AB आएगी, तो DE के कोरस्पॉन्डिंग कौन बनेगी, AB। तो ये अपोन में ये, और ध्यान रखना जिसको भी आप ऊपर लिख रहे हैं उसे हमेशा ऊपर रखना है। देखो अब मैंने छोटी वाली की साइड ऊपर लिख दी, तो अगली बार भी छोटी की साइड ऊपर लिखूंगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर बड़ी के ऊपर लिखना चाहो तो बड़ी की लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, बस सीक्वेंस याद रखना। अब छोटी साइड में तुम मुझे बताओ, मुझे कौन सी पता है, ये वाली पता है। ये वाली जो है वो D के सामने वाली है, यानी कि 4.5 D के सामने, यानी कि इसके सामने। तो इसमें A के सामने देखो कौन है, A के सामने कौन है, ये पूरी बड़ी साइड। बस कोरस्पोंडेंस ध्यान रखनी होती है। ठीक है, कोरस्पोंडिंग लोगे तभी बात सही बनेगी। तो D के सामने ये थी छोटी में, A के सामने बड़ी में कौन सी आएगी, 3 + 4.5। ठीक है, बस सोल्व कर दो, आंसर आएगा 1.5 अपॉन में x इक्वल टू 4.5 अपॉन में 7.5। वैसे इतनी देर की लगती नहीं है, समझाना पड़ता है इसलिए इतना टाइम लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट काट दिया, 15 × 45, 15 × 5 75, ऐसे कट गए। अब बराबर है तो इधर से इधर भी काट सकते हैं। 1.5 को काटूंगा तो 0.5 पे कटेगा। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, 5 × 0.5, तो पॉइंट जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 25 और 1 के बाद लगा देना, तो 2.5 आ गया। 5 × 25 तो सीधी होगी, 1 के बाद पॉइंट था तो तुम भी लगा दो, तो 2.5 मीटर जो है वो आगे क्या हाइट उस पोल की, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ठीक है, क्लियर है। तो चलो फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं फटाफट फटाफट। If the area of a sector of a circle bounded by an arc of length 5 pi centimeter is equal to 20 pi centimeter square, then the radius of the circle is। यदि एक वृत्त के एक सेक्टर का क्षेत्र जो 5 पाई सेंटीमीटर लंबाई वाला आर्क से घिरा हुआ है 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखो भाई, इसको बोलते हैं सेक्टर। पिज्जा का एक टुकड़ा वो आपका सेक्टर होता है, जिसमें ये रेडियस होता है, और ये होती है आपकी आर्क यानी कि चाप, ये होती है आर्क, ये आपका रेडियस। तो मुझे बताओ इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक वृत्त के एक सेक्टर का क्षेत्र जो 5 पाई यानी कि चाप जो है ये कितनी दे रखी है, 5 पाई, ये पूरी 5 पाई है, और इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है वो कितना दे रखा है, 20 पाई। ठीक है, ये रेडियस है, रेडियस रेडियस। तो कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या, तो आप ध्यान रखना एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, हाफ इंटू लेंथ ऑफ आर्क इंटू में रेडियस, ये फार्मूला होता है भाई। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क का मतलब चाप की लंबाई इंटू में त्रिज्या। ठीक है, ये एरिया किसका आ जाएगा आपके पास, इस सेक्टर का। तो आप मुझे बताओ, ये हाफ है, चाप की लंबाई कितनी है, 5 पाई है, रेडियस कितना है, r है, और ये कितना है, 20 पाई, ये तो दे ही रखा है। पाई से पाई उड़ा दो, ठीक है, 5 से ये 4 पे उड़ा दो, ऊपर से ऊपर काट सकते हैं। अब r की वैल्यू निकालनी है, ये दो इधर क्रॉस में आ जाएगा, तो 2 चौके 8 सेंटीमीटर आ गया। तो आंसर कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। दिखा कहीं, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। ठीक है भाई,
चलो अगला क्वेश्चन। A cylinder with base radius 8 centimeter and height 2 centimeter is melted to form a cone of height 6 centimeter. The radius of cone is। यदि एक सिलेंडर जिसका आधा रेडियस 8 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला कोन बनाया जाता है, ये कोण की जगह कोन है, कोन बनाया जाता है, तो कोन का रेडियस कितना होगा? देखो भाई, पहले क्या था? सिलेंडर था। कैसा होता है सिलेंडर? ऐसा ऐसा होता है सिलेंडर। इसको पिघला के बना दिया क्या? कोन। ये होती है कोन, ठीक है। सिलेंडर का रेडियस कितना है? 8 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस है इसका जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर। ये इसकी ऊंचाई है, ये 2 सेंटीमीटर है। क्लियर यहां तक? इसको पिघला के बनाया एक कोन जिसकी हाइट है 6 सेंटीमीटर। तो हाइट ये होती है, ये है 6 सेंटीमीटर, ये इसका रेडियस है। इसको स्मॉल आर ले लेते हैं, ठीक है। ये कैपिटल एच है, ये स्मॉल एच है, ठीक है। ध्यान रखना, ये 90 वाली को हाइट बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, इसको बोलते हैं एल। ये होती है स्लैंट हाइट, जिसको बोलते हैं तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये हाइट है। तो यहां पे कंसेप्ट क्या अप्लाई होगा? जब भी एक ऑब्जेक्ट को पिघला के दूसरा ऑब्जेक्ट बनता है तो वॉल्यूम सेम रहता है, यानी कि वॉल्यूम जो बेलन का, सिलेंडर का होगा वही वॉल्यूम कोन यानी कि शंकु का भी होगा, ठीक है। इसका वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वेयर एच। ध्यान दो, यहां पे ये वाला आर है, ये वाला एच है। इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, ठीक है। क्लियर? दोनों की रेडियस और हाइट अलग अलग थी ना, इसलिए नोटेशन अलग अलग दिया। बाकी ये चीज मैटर नहीं करती, बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आप मुझे बताओ, पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, रेडियस इसका कितना है? 8, तो आपने लिखना है 8 का स्क्वायर यानी कि 8 × 8। हाइट इसकी कितनी है? 2। ये मैटर नहीं करता, ये लिखनी आनी चाहिए, चाहे भले ही दोनों साइड इसको भी स्मॉल आर इसको स्मॉल एच लिख सकते हो, ठीक है। कोई कंफ्यूज नहीं होना, यहां वाले इधर के हैं, यहां वाले इधर के हैं, बस ये याद रखना। ये 1/3 इंटू में आर स्क्वायर मालूम नहीं, आर तो पता नहीं ना इसमें, और हाइट कितनी है इसकी? 6, ठीक है भाई। क्लियर? तो अब इसको सोल्व कर दो। देखो 3 से गया 2 पे, कट गया। अब इस 2 से ये 2 कट गया, तो आर स्क्वायर किसके बराबर है? 64 के बराबर। आर स्क्वायर अगर 64 है तो आर की वैल्यू क्या आएगी? आर की वैल्यू के लिए क्या कर दो? 64 का रूट कर दो, कितना आया? 8 सेंटीमीटर। तो यही वो पूछना चाह रहा था, तो आर इज 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। क्लियर है? बात समझ में आ गई मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं। तो रेडियस पूछा था, तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एवरेज का है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज एक्स बार। कह रहे हैं कि एन परिणामों का औसत एक्स बार है। द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 1, सेकंड बाय 2, द थर्ड बाय 3 एंड सो द न्यू मीन इज। कह रहे हैं यदि पहले परिणाम को 1 बढ़ा दें, दूसरे को 2, तीसरे को 3, तो इस तरह से परिणाम नहीं, ऑब्जर्वेशन का मतलब जैसे कोई एक्सपेरिमेंट किया ना, उसका जो आउटकम आया, ठीक है, उसको ऑब्जर्वेशन कह दिया। तो अब देखो, मान लिया हमारा जो पहला एक्सपेरिमेंट है वो x1 है, दूसरा है x2, तीसरा है x3। ये प्लस मैंने लगा दिया, बाद में लगाऊंगा। और इस तरह से मेरे पास n ऑब्जर्वेशन है, मैंने n एक्सपेरिमेंट किए तो मेरे पास ऑब्जर्वेशन आया, ठीक है। ऑब्जर्वेशन कब देखते हैं? कोई काम किया, उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, दैट इज ऑब्जर्वेशन। तो मेरे पास एक्सपेरिमेंट थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ऐसे n एक्सपेरिमेंट थे। तो मैंने इनको ऑब्जर्व किया, तो ये मेरे पास रिजल्ट आए और मैं इनका मीन निकाल रहा हूं, यानी कि एवरेज निकाल रहा हूं। मीन मतलब एवरेज। तो कैसे निकलता है? सभी का टोटल कर दो और जितने ये नंबर है उससे डिवाइड कर दो। तो बोला ये आया ना, x बार आया, ये लिखा उसमें द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज x बार, ये आया। तो तुम मुझे बताओ, यहां से अगर मैं इन सबका टोटल निकालूंगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू xn, ये कितना आएगा? तो तुम कहोगे n इंटू एक्स बार आ जाएगा। इनका टोटल आएगा n इंटू एक्स बार। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। अब वो कह रहा है इफ द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय 1, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो था इसको मैं 1 से इंक्रीज कर दूं, ठीक है। सेकंड को इंक्रीज कर दूं मैं 2 से, थर्ड को इंक्रीज कर दूं मैं 3 से,
और इस तरह से मैं इंक्रीज करता चल रहा हूं, ठीक है। तो nth ऑब्जर्वेशन को मैं इंक्रीज करूंगा n से, भाई ये nth ऑब्जर्वेशन है, फर्स्ट 1 2 3 4 5 ऐसे n तक इंक्रीज, क्लियर है। तो कह रहा है कि अगर मैं ऐसा कर दूं तो अब नया एवरेज क्या बनेगा। तो एवरेज कैसे निकलेगा, देखो मैंने बताया था सबको प्लस करो, सबको प्लस कर दिया, डिवाइड कर दो ये जितने नंबर हैं, ये n नंबर थे तो नंबर तो n ही रहे ना, वो तो प्लस किया वो एक अलग बात है, तो n से डिवाइड कर दो। अब इसमें से क्या करो, इसमें से इसको तो अलग कर दो, ये तो अलग हो गया, ये वाला ये वाला ये वाला ये सारे प्लस में थे, प्लस में ये बच गया 1, ये बन गया 2, ये बन गया 3 और ये बन गया अलग से, ठीक है। n तो चल ही रहा है, बात आ रही है समझ में। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन हो गया सोल्व। कैसे, इसकी वैल्यू अभी बताई मैंने n इंटू एक्स बार आएगी, n इंटू एक्स बार प्लस में 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। अगर मुझे पहले n नंबर्स को ऐड करना है तो इसको ऐड करते हैं फार्मूले से, n इंटू एन प्लस 1/2, ये फार्मूला होता है ऐड करने का। और पूरे के अपोन में n तो चल ही रहा है, ठीक है, पूरे के अपोन में n तो चल ही रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो अब ये पैर इसके भी हैं, इसके भी नीचे पैर हैं, यानी कि ये जो n है ये हमारा, मैं अगले स्टेप में दिखाता हूं, ये इसके नीचे भी लगेगा और n इंटू एन प्लस 1/2 के नीचे भी n लगेगा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो अब देखो इस n से n कट गया, इस n से ये n कट गया, क्या बच गया, दिस इज x बार प्लस n प्लस 1/2, ये आंसर बच गया। दिख रहा है कहीं, x बार प्लस n प्लस 1/2, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। तो ये आपका क्वेश्चन था, पूरा मैंने समझाया डिटेल में, पूरा आपको लिख के दिखाया, ठीक है। तो इस तरीके से करना था। तो ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आपका आ गया प्रोबेबिलिटी का, प्रायिकता जिसे आप बोलते हैं, ठीक है। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू अ सर्टेन टेस्ट क्वेश्चन इज x/12. If the probability of not guessing the correct answer to this question is 2/3, then x is, कह रहे यदि किसी एक विशेष परीक्षा प्रश्न के सही उत्तर देने की संभावना x/12 है तो उस प्रश्न के सही उत्तर न देने की संभावना अगर 2/3 है तो x क्या होगा। तो अब देखो भाई, मुझे बताओ सही उत्तर देने की संभावना क्या है, x/12, ठीक है। अगर आप सही आंसर करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी है x/12, तो गलत उत्तर देने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो आप इसको 1 में से माइनस कर दें, ठीक है भाई, क्लियर है। तो आप इसको 1 में से माइनस करेंगे तो 12 आएगा एलसीएम, यहां आएगा 12 माइनस एक्स, ये क्या है, सही आंसर की प्रोबेबिलिटी थी ये x/12, इसको नहीं लिखता। ये क्या है, गलत उत्तर को देने की प्रोबेबिलिटी। कैसे पता लगी, 1 में से सही वाली प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूंगा तो गलत वाली आ जाएगी, ठीक है। और इसी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 2/3, बस यही दे रखा है आपको 2/3। तो x पूछ रहा था तो सोल्व कर दो भाई। देखो 3 से ये 4 पे कटेगा, क्रॉस ये नीचे के नीचे काट दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 12 माइनस एक्स बराबर है 4 दूनी 8, x को उधर ले जाओ, 8 को इधर ले जाओ, कितना आएगा 4। तो x की वैल्यू पूछ रहा था तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, दिख रहा है कहीं, ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो x पूछा किसके बराबर, तो आंसर बनेगा हमारा 4। अब मैं तुम्हें करके भी दिखाता हूं, मुझे बताओ सही उत्तर देने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, x/12, x की वैल्यू हमने निकाली 4, तो 4/12, कितना आंसर है 1/3। अगर सही उत्तर देने की प्रोबेबिलिटी है 1/3, तो गलत उत्तर देने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसको 1 में से माइनस करो, 1 में से माइनस किया तो 3 माइनस 1 कितना है 2/3। यही तो कह रहा था वो भी, क्या यही नहीं कहा था गलत उत्तर देने की प्रोबेबिलिटी 2/3, ये वेरीफाई करके दिखाया। और एलसीएम भी ऐसे मत लिया करो, 3 की मल्टीप्लाई इधर, 3 × 1 = 3 माइनस 1 कितना आएगा 2, अपोन में पैर जरूर लगा देना, क्लियर। तो इसी के साथ ये जो 15 क्वेश्चन थे हमारे, ये भी हमने डिस्कस कर लिए, 3 पिछले भी डिस्कस कर लिए, यानी कि इस क्लास से मिले आपको टोटल 18 क्वेश्चन। इसी के साथ जो जनवरी 2019 का चंडीगढ़ जेबीटी का प्रीवियस ईयर पेपर था वो पूरा हमने डिस्कस कर लिया है। आप देखें क्वेश्चंस को, इससे आपको पता लगेगा क्या लेवल आता है, कैसे करने होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर जल्दी अगली क्लास के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।